Welcome to online classes. So today we will discuss tracing changes through 1,000 years. So there are many changes which will happen in our history from day by day, from time to time. So these are 1,000 years. तो 1,000 years में कई तरीके के चेंजेस हुए थे. जो इंडिया है उसमें कई तरीके के चेंजेस हुए थे 1,000 टाइम्स. और ये जो हमारा पार्ट है वो 1 है. हिस्ट्री का हम कर रहे हैं. हिस्ट्री में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1,000 ईयर्स. ठीक है, ये हमारा क्लास 7 का है. चलिए हमारा फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं. इस तरीके का है भाई, इस तरीके से चेंजेस हुए हमारे एनवायरमेंट में, सॉरी हमारी हिस्ट्री में. तो नाउ वी विल स्टार्ट. टेक अ लुक एट मैप 1. दिस इज कॉल्ड मैप 1 एंड मैप 2 इज there. Map 1 was made in 1154. So 1154 CE. CE means common era. तो 1154 कॉमन इरा में ये मैप जो है बनाया गया था. कौन सा मैप? ये आप देखिए, ये वाला जो मैप है ये 1154 कॉमन इरा में डेवलप हुआ था. उस टाइम पे जो है मैपिंग जब स्टार्ट हुई, मैपिंग में इस तरीके के जो मैप से बनाना स्टार्ट किए तो उनमें कई तरीके की गड़बड़ी भी हुई, कई तरीके की मिस्टेक्स उन्होंने ड्रॉ की. उसके बाद उन्हें थोड़ा सा अनुमान हुआ और फिर उनके बाद उन्होंने उस मिस्टेक को करेक्ट किया. तो मिस्टेक क्या थी वो भी हम देखेंगे और किस तरीके से जो फर्स्ट मैप इन्होंने ड्रॉ किया वो भी हम देखते हैं. चलिए देखते हैं हम यहाँ पे. तो ये जो मैप बने ना, ये किसने ड्रॉ किया था? ये अरब ट्रेडर्स ने ड्रॉ किया था. मैंने आपको बताया इस इरा में. वो अरब ट्रेडर कौन था? अरब ज्योग्राफर. वो था अल इदरिसी. ये अल इदरिसी है. कौन है ये? अल इदरिसी, जिसने इस मैप 1 को डेवलप किया. ये अरब ज्योग्राफी. चलिए आगे देखते हैं. ठीक है, ज्योग्राफर है. तो द सेक्शन reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. तो इसने अल इदरिसी ने एक मैप बनाया था. उसमें इंडिया को इसने सब कॉन्टिनेंट को अलग से लार्जर रूप में बताया था. ये देखिए, ये अलग से इंडिया को जो है अलग से लार्जर रूप में इसने बताया. अब यहाँ पे देखिए सारी की सारी मिस्टेक्स करी हुई है. बाद में रिकरेक्ट होकर मैप 2 आएगा. अब ये मैप 1 की बात कर रहे हैं जो सबसे पहले डेवलप हुआ था. इसमें मिस्टेक्स थी बट इसकी अकॉर्डिंग हमने हमारा जो करेक्ट मैप है मैप 2 वो बनाया है. तो मैप 1 में क्या मिस्टेक थी और मैप 1 किस तरीके से डेवलप हुआ वो भी देखिए. तो इस तरीके से इसने इंडिया को यहाँ पे इस मैप में डेजिग्नेट किया. अब मैप 2 was made in the 1720s by a French cartographer. मैप 1 के बारे में हमने बात कर ली. मैप 1 में ये चीज बनाई गई, कई तरीके की मिस्टेक्स हुई, इस तरीके का हमारा मैप इंडिया का नहीं है. तो फिर मैप 2 आया. जब मैप 1 से बात नहीं बनी तो मैप 2 डेवलप हुआ. तो मैप 2 डेवलप होने में कितना टाइम लग गया? देखिए 1720s तक, मतलब CE AD सब के सब निकल गए. हमारा क्या आ गया? 17th सेंचुरी अभी. और उस टाइम पे 17th सेंचुरी में 1720 में फ्रेंच कार्टोग्राफर था. अब कार्टोग्राफर क्या होता है भाई? कार्टोग्राफर यहाँ पे देखिए, अ पर्सन हु मेक्स मैप. जो मैप्स बनाता है उसे हम कार्टोग्राफर कहते हैं. तो एक कार्टोग्राफर था जिसने हमारा मैप 2 बनाया 1720 में. ये आपको याद है क्योंकि हिस्ट्री में ईयर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया. अब जो ये दो मैप्स है ना, अभी हम दूसरा मैप देखेंगे, आप देखेंगे कि दोनों की जो एरिया है वो सेम है, मगर फिर भी इन दोनों में कई तरीके डिफरेंस. ये हमारी इंडिया की एग्जैक्ट बता रहा है बट ये नहीं बता रहा था क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा पहले कॉमन एरा में डेवलप हुआ था, मगर ये 70s में. तो एक कार्टोग्राफर, फ्रेंच कार्टोग्राफर ने जो इसको डेवलप कर दिया. ठीक है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं दोनों मैप. तो इन अल अदरीसी मैप साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया. तो जो साउथ, तो जो अल इदरिसी था जिसने इंडिया का मैप सबसे पहले रेडी किया, उसने जो बताया ना जहां पे साउथ इंडिया बताया वहां पे असल में क्या था? नॉर्थ इंडिया. और श्रीलंका इज द आइलैंड एट द टॉप. उसने श्रीलंका को जो है टॉप पे बता दिया आइलैंड, जबकि ऐसा था ही. ठीक है, तो प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक. तो जो प्लेस के नेम्स है वो अरेबिक में, ये देखिए अरेबिक में इन्होंने मार्क कर रखे. ठीक है, ये तो अल इदरिसी ने बताया.
आगे देखिए, एंड देयर वर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश फेल्ट इन द मैप एज कन्नौज। इस तरीके से कन्नौज को उन्होंने यूपी का इस तरीके से बताया हुआ था। कौन से में? मैप 1 में, मैप 2 में नहीं। अब हम बात करेंगे मैप 2 की। यहाँ तक हमने मैप 1 की बात करी कि अल इदरीसी ने ये कन्नौज को लोकेट कर दिया था इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के मैप में। अब यहाँ पे देखिए, अब आता है मैप 2 जो किसने बनाया? वो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया 1720 में। क्या बताया उसने? उसने मैड किया ये कब? 600 साल आफ्टर मैप 1। तो मैप 1 बनने के 600 साल बाद उसने इस तरीके का मैप बनाया, ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज कंसिडरेबली। तो उस समय तक क्या था कि टाइम और ये सब चेंज हो चुका था, क्योंकि हमने बताया ना मैप 1 कब बना था? 1115 में, जबकि ये हमारा मैप 2 कब बना? 1720। तो 6 इयर्स, सॉरी 600 इयर्स। इस टाइम पे तो क्या बना? मैप 1। इसमें कई तरीके की मिस्टेक्स थी। फिर इस टाइम पे क्या बना? मैप 2। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस लगभग 600 साल। इट इज ऑलमोस्ट 600 ईयर्स। तो इस टाइम के बीच में ये हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। और सब कॉन्टिनेंट को कंसिडरेबली जो है चेंज किया फ्रेंच कार्टोग्राफी ने। तो दिस मैप 2, ये जो आप देख रहे हैं मैप 2, ये हमें एग्जैक्ट चीजें बता रहा है कि भाई श्रीलंका यहाँ पे नीचे है, ना कि उसमें टॉप पे बता रखा था, बट ऐसा है नहीं। इस तरीके की चीजें, मिस्टेक्स हुई, मिस्टेक से हमने सीखा और फिर 600 साल बाद एग्जैक्ट मैप हमें मिला। तो दिस मैप 2 seems more familiar to us, and the coastal areas in particular are surprisingly detailed. जो कोस्टल एरियाज हैं यहाँ पे वो सरप्राइजिंगली क्या है? डिटेल्ड है। यहाँ पे देखिए कोस्टल एरियाज डिटेल में बताए गए हैं, ठीक है। वहां पे इतना था नहीं डिटेल में, हमें कोस्टल एरियाज के बारे में पता नहीं लग पा रहा था। तो दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स। तो उस टाइम पे जो यूरोपियन के सेलर्स थे जो इंडिया में आते थे जाते थे, तो उन्होंने इस मैप का बहुत ज्यादा यूज किया जो 1720s में डेवलप हुआ था, ठीक है। ये हमने देख लिया। एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयज, सी चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 में हम वॉयज के बारे में कुछ ऐसी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना ध्यान रख लो कि वॉयज जो होते हैं जो इस तरीके के जो मैप से लोकेशन से उनकी स्टडी करते हैं, इस तरीके की जो चीजें होती है मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयज। जो शिप वगैरह में सीज में होते हैं ना, सीज में इस तरीके की चीजें होती है शिप वगैरह में। तो ये हमने यहाँ से देख लिया। चलिए मैप 1 मैप 2 के बारे में ये जो आपको बताया मैंने इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये आगे चलते ये हमने देख लिया। अब देखिए equally important is the fact that the science of cartography differed in 2 periods. तो ये फैक्ट है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा फैक्ट है? वो फैक्ट ये है कि जो कार्टोग्राफी है वो डिफर करती है 2 पीरियड्स में। तो कार्टोग्राफी 2 पीरियड्स में डिफर करती है। एक हमने देखा 1154, एक हमने देखा 1720। इन 2 पीरियड्स में कार्टोग्राफी मतलब स्टडी ऑफ मैप जो है वो डिफर करती है। When historians read documents, maps, texts from the past, they have to be sensitive to the different historical background, the context in which the information about the past was produced. तो पास्ट में जिस तरीके के मैप्स थे, जिस तरीके के डॉक्यूमेंट थे, उन सबको उन्होंने सेंसिटिवली स्टडी किया और जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थे उनको अच्छी तरह से देखा। तो इंफॉर्मेशन पास्ट में जो प्रोड्यूस हुई थी उसके बेसिस पे उन्होंने अनुमान लगाया कि हिस्ट्री में किस तरीके की चीजें हुई होगी, व्हाट आर द प्रोसेस विच हैपेंड इन आवर हिस्ट्री। तो ये सब हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे हम क्या देखेंगे? आगे हम देखेंगे कुछ और चीजें। चलिए न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। हमने यहां तक तो देख लिया, ठीक है। अब हमें न्यू और ओल्ड टर्मिनोलॉजीज देखनी है। भाई नई टर्मिनोलॉजीज क्या क्या आई और ओल्ड में क्या था और उसके बाद चेंजेस होके
न्यू टर्मिनोलॉजीज क्या क्या आई, इसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया मैप 1 मैप 2 के बारे में, कार्टोग्राफी के बारे में, और अल इदरिस का नाम आप याद रखेंगे, ही इज द फर्स्ट पर्सन टू मैप इंडिया। ओके, वो कौन था? वो अरब था, वो अरब ज्योग्राफी, ये भी आपको याद रखना। चलिए बाकी चलिए, हमारा जो टॉपिक है वो हम स्टडी करते हैं। तो क्या, इफ द कंटेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंजेस विथ टाइम, इफ द इंफॉर्मेशन विच इज प्रोड्यूस्ड चेंजेस विथ टाइम, मीन्स जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, जैसे मैप 1 में इन्फॉर्मेशन मिली कि इंडिया की लोकेशन ये हो सकती है, बट फिर बाद में जाके हमें पता लगा नहीं, हमने जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसमें कुछ करेक्शन होगा और इंडिया की लोकेशन कुछ और होगी, तो करेक्शन होता रहता है। दैट मीन जो इन्फॉर्मेशन में मिलती है वो चेंजेस होती रहती है टाइम टू टाइम, हमें नए नए एविडेंसेस मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग। और व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग, और कई तरीके की लैंग्वेजेस भी है जो हमें डे बाई डे हमें उनके जो है रिमेन्स मिलते हैं। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? टर्मिनोलॉजीज की। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कई तरीके के लैंग्वेजेस में है, इससे हमें एक चीज पता लग जाती है कि इसका मतलब हिस्ट्री में जितने भी हमारे जो पीपल थे वो किस तरीके से रहते थे, वो अपनी जो लैंग्वेज थी, अपनी जो कम्युनिटीज की, उनके अंडर ही वो ट्रेडिंग कर पाते थे, और मे बी वो अपने जो नाइबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ ट्रेडिंग करते थे। तो हमें ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो एग्जिस्ट करते हैं उससे हमें पता लगता है, विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। अब ये सब जो चेंज होता रहा, ये आज नहीं, ये कई टाइम तक चेंज होता रहा। ठीक है, मान लिया हमने कंसिडरेबली चेंजेस ओवर द ईयर्स, तो कई तरीके के ओवर द ईयर्स में जो है ये चेंज होता रहा। अब मिडिवल पर्शियन का पीरियड था, फॉर एग्जाम्पल, इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। तो मिडिवल में जो पर्शियन रहते थे ना, उनका जो रहने का तरीका था, देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। डिफरेंस था, वो अलग तरीके से रहते थे, अलग चीजें यूज करते थे, और ये अलग चीजों का यूज करते थे। दे यूज डिफरेंट मटीरियल, डिफरेंट थिंग्स एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सो द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर। तो ग्रामर का डिफरेंस नहीं था ये पर्शियन और मॉडर्न पर्शियन में। वी से पर्शियन मीन्स पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज में भी ग्रामर का डिफरेंस था। डू यू नो कि यूके में जो इंग्लिश लैंग्वेज है और जो यूएसए में इंग्लिश लैंग्वेज है, उन दोनों में भी ग्रामर का डिफरेंस है। ये आपको बात याद होनी चाहिए कि यूके में जो इंग्लिश है और यूएसए में जो इंग्लिश है, उन दोनों में डिफरेंस है। इसी वजह से जब भी आप अपने मोबाइल में देखेंगे तो आपको यूके इंग्लिश और यूएसए इंग्लिश का ऑप्शन दिया होगा कि आपको कौन सी इंग्लिश एज अ टाइपिंग कीबोर्ड चाहिए। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि ग्रामर का फर्क होता है एंड वोकेबलरी का भी फर्क होता है। द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर टाइम, और जो मीनिंग्स है ना वर्ड्स के, वो भी चेंज हुए ओवर द टाइम। सिर्फ एक ही वर्ड नहीं था, कई तरीके के वर्ड्स थे जो चेंज होते जा रहे थे ओवर द टाइम। चलिए आगे चलते हैं, ये हमने यहाँ तक देख लिया, कई सारी चीजें चेंज हुई। अब आगे देखते हैं, टेक द टर्म हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान टर्म को देखोगे, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया क्या टर्म? हिंदुस्तान। हम यहाँ टर्मिनोलॉजीज की बात करें तो ये हिंदुस्तान ओल्ड टर्मिनोलॉजी है, न्यू टर्मिनोलॉजी है, वी विल डिस्कस। यहाँ तक तो हमने इंट्रो पढ़ लिया कि भाई ये सब चीजें चेंज होती रहती है। अब हमें टर्मिनोलॉजीज पे आ जाते हैं। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी हमने देखी क्या? हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान हमने एक टर्म ले ली एग्जाम्पल के तौर पे, तो टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया। आज हम इसे इंडिया के रूप में जानते हैं, द मॉडर्न नेशन स्टेट जो है इंडिया। बट व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th सेंचुरी, पर जब 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान वर्ड का यूज हुआ, बाय किसके द्वारा? मिनहाज ए सिराज, आप याद रखेंगे, अ क्रॉनिकलर हु रॉट इन पर्शियन। एक क्रॉनिकलर था जो उसके समकालीन वाला था, जो किसमें लिखता था? पर्शियन में। ही रॉट इन पर्शियन लैंग्वेज, उसका नाम क्या था? मिनहाज ई आई सिराज। मिनहाज आई सिराज था जिसने सबसे पहले इस टर्म का यूज किया। कौन सी टर्म का? हिंदुस्तान टर्म का यूज। ठीक है, ये हमने देख लिया, पर्शियन था मिनहाज ई सिराज। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से हमें एक चीज पता लग गई कि मिनहाज आई सिराज जो है वो हिंदुस्तान टर्म को यूज करता था।
से पहले की। अब ही meant areas of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna। अब जब उसने हिंदुस्तान की बात करी थी मिनहाज सिराज में, तो उसने कौन से एरियाज की बात करी? पूरे इंडिया की बात नहीं करी उसने, उसने बात करी पंजाब की। किसकी? पंजाब की बात करी। उसने बात करी हरियाणा की। उसने किसकी बात करी? उसने हरियाणा की बात करी। उसने गंगा और यमुना के पास आसपास जो लैंड है उसकी बात करी। सिर्फ इतने से ही लैंड की बात करी, साउथ तक तो गया ही नहीं, तो इतना ही एरिया उसने मान लिया हिंदुस्तान था। He used the term in a political sense for lands that were a part of the dominions of the Delhi Sultanate। तो जब उसने ये टर्म यूज करी थी उस टाइम पे वो जो है एक पॉलिटिकल सेंस के रूप में यूज करी थी, क्योंकि ये जो है डोमिनियंस थी किसके? दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत थी, उसके ये डोमिनियंस थे, जो इंडिया जो हिंदुस्तान था वो उसका डोमिनियन था, इस वजह से उसने ये नाम दे दिया दिल्ली सल्तनत। Areas included in this term shifted with the extent of the Sultanate, but the term never included साउथ इंडिया। जिसमें आपको पता है साउथ इंडिया को तो कभी इंक्लूड ही नहीं किया हिंदुस्तान में मिनहाज ही सिराज ने। चलिए ये तो हमने देख लिया। अब बाय कॉन्ट्रास्ट, इससे अलग अगर चीज देखें, इन द अर्ली 16th सेंचुरी, जो 16th सेंचुरी आई जब बाबर आया, तो बाबर यूज हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी। बाबर ने क्या किया? उसने हिंदुस्तान को डिस्क्राइब किया ज्योग्राफी के रूप में। मिनहाज सिराज ने तो पॉलिटिकल साइंस के रूप में किया था, बट इसने उसे एज ज्योग्राफी जो है डिस्क्राइब कर दिया। द फोना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एज वी आर सीन। तो ये हमने यहाँ पे देखा। आगे चल लेते हैं हम। तो इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, तो बाबर ने हिंदुस्तान टर्म को यूज किया एज डिस्क्राइबिंग इंडियन ज्योग्राफी। तो जो ज्योग्राफी थी इंडिया की, जो फ्लोरा फ्लोरा, जो प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, उन सबको डिस्क्राइब किया एज कि भाई ये हिंदुस्तान है, इसका मतलब ये इस तरीके के यहाँ पे प्लांट्स है, एनिमल्स है वगैरह। तो बाबर ने यूज किया 16th सेंचुरी में अलग से। अब एज वी सी लेटर इन द चैप्टर, हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे, दिस वॉज समवॉट सिमिलर टू द वे द 14th सेंचुरी पोइट अमीर खुसरो यूज द वर्ड हिंदी। और हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे जाके, इसी में, कि ये सिमिलर है कि जो 14th सेंचुरी थी उसमें जो अमीर खुसरो था ना, कौन? अमीर खुसरो, उसने एक वर्ड का टर्म दी थी, वो थी हिंद। उसने यूज किया था कौन से वर्ड को? हिंद को। और फिर 16th सेंचुरी में जाके बाबर ने उसे हिंदुस्तान एज अ ज्योग्राफी में कन्वर्ट कर दिया। तो चलिए ये हमने देख लिया, ये हमने यहाँ से जो है देख लिया। अब चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे? अब हम आगे देखते हैं किस तरीके से और चीजें होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अमीर खुसरो की बात हो गई, इसने हिंद वर्ड का यूज किया। While the idea of a geographical and cultural entity like India did exist, तो ज्योग्राफिकल और कल्चरल एंटिटी जो है इंडिया, वो एग्जिस्ट करी, इस तरीके की बात हुई। तो द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विच वी एसोसिएट विद इट टुडे। तो हम आजकल कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान जो है वो हमारे इंडिया से किसी ने नहीं दिया। जो इंडियंस है उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड का यूज कभी नहीं किया, बट फिर भी वी कॉल इट एज हिंदुस्तान। ठीक है, तो हिंदुस्तान का कोई ना तो नेशनल मीनिंग है ना ही पॉलिटिकल मीनिंग है। हिंदुस्तान सिर्फ एक टर्म है जो दी गई है हमें कुछ रूलर्स और हिस्टोरियंस द्वारा। ठीक है, और वर्ड हिंद का यूज किसने किया था? अमीर खुसरो, 14th सेंचुरी में। ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। चलिए हमने यहाँ तक देख लिया। ठीक है, ये हम ओल्ड की बात कर रहे हैं, ओल्ड टर्मिनोलॉजी। तो एक तरीके से हिंदुस्तान कैसी टर्मिनोलॉजी? ओल्ड टर्मिनोलॉजी। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम आगे की टर्मिनोलॉजीज को स्टडी करते हैं वन बाय वन। Historians today have to be careful about the terms they use because they meant different things in the past.
तो जो हिस्टोरियंस हैं, जो आज के समय टर्म यूज करते हैं, उन्हें इस चीज का ख्याल होना चाहिए कि इन टर्म्स का पिछले टाइम में, पास में अलग तरीके से यूज होता था, इनका जो है डिफरेंट मीनिंग होता था। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर। तो एक सिंपल टर्म लीजिए, कौन सी? फॉरेनर को। ठीक है, फॉरेनर एक सिंपल टर्म है। इट इज यूज्ड टुडे टू मीन समवन हु इज नॉट एन इंडियन। तो एक सिंपल टर्म है फॉरेनर, जिसको यूज किया है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने यहां पे देखा। ठीक है, तो जो फॉरेनर है ना, सिंपल टर्म है, मगर हमने इसको इस तरीके से माना है कि जो इंडियन नहीं है वही फॉरेनर है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। इन द मिडियल पीरियड a foreigner was any stranger who appeared say in a given village। बट मिडिवल पीरियड में क्या होता था? मॉडर्न टाइम में तो हम फॉरेनर को एज अ पर्सन हु इज नॉट एन इंडियन बोल देते, बट मिडिवल टाइम में क्या था? तो मिडिवल टाइम में देखें तो फॉरेनर वो था जो किसी भी कोई भी विलेज में एक स्ट्रेंजर आ गया तो उसे हम फॉरेनर बोल देते। कोई भी विलेज में अगर स्ट्रेंजर आ गया तो हम उसे फॉरेनर बोल देते थे। Someone who was not a part of that society or culture। ना तो उस कल्चर का पार्ट है, जो ना ही उस सोसाइटी का पार्ट है, उसे हम फॉरेनर कहते थे मिडिवल पीरियड में। इन हिंदी द टर्म परदेसी might be used to describe such a person, and in Persian अजनबी। जो आप सब कहते हैं ना अजनबी है, तो वो पर्शियन वर्ड है अजनबी। हिंदी में हम क्या कहेंगे? परदेसी। आप सब जानते हैं परदेसी क्या होता है? परदेसी परदेसी, आप सबने इसके कई सारे सॉन्ग भी सुने होंगे। तो ये जो है, ये जो वर्ड्स हैं, इनकी बात अगर हम करें तो मिडियल पीरियड में अलग मीनिंग था, तो मॉडर्न पीरियड में हम इसे अलग मीनिंग मानते हैं। तो सिटी ड्वेलर therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner। अब कोई सिटी ड्वेलर है, सिटी बनाने वाला कोई है, ड्वेलरिंग करने वाला है, अब अगर वो कोई फॉरेस्ट ड्वेलर से मिले तो उसे वो फॉरेनर मानेगा कि भाई मैं तो यहाँ पे कुछ और काम करता हूँ, आप यहाँ पे क्या करना है, तो उसे क्या मानेगा? वो उसे फॉरेनर मानेगा। बट सॉरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। बट इस तरीके की चीजें जो है होती है। बट टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर। मगर कोई सेम विलेज है, वहां पे दो किसान, दो पीजेंट्स मिल रहे हैं, दे आर नॉट स्ट्रेंजर, so they are not foreigner to each other, they are not foreigner to each other, they are familiar, they are familiar, they are what? They are familiar to each other, even though they may have had different religions or caste background। तो आपकी कास्ट अलग है, आपका रिलीजन अलग है, बट फिर भी आप फेमिलियर हो। क्यों? क्योंकि आप क्या हो? उसी विलेज के हो जिस विलेज में दूसरे। अगर एक विलेज में कोई मुस्लिम रहता है और उसी विलेज में कोई हिंदू रहता है, तो उनकी कास्ट अलग है, उनके रिलीजन अलग है, बट स्टिल दे आर फेमिलियर, दे आर नॉट फॉरेनर। जस्ट लाइक इन इंडिया, इंडिया में मुस्लिम्स भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं, हिंदूज भी रहते हैं, पारसीज, बुद्ध, जैन, एवरीबडी इज देयर। सो इफ दे लिव इन अ सेम विलेज, तो वेदर दे हैव कास्ट बैकग्राउंड, सम अदर रिलीजियस बैकग्राउंड, इट डज नॉट मैटर, दे आर फेमिलियर टू ईच अदर, दे आर नॉट फॉरेनर। ओके, दे आर ऑल इंडियंस। हमने यहाँ पे देख लिया। तो हमने टर्मिनोलॉजीज की बात करी, तो हमने हिंदुस्तान की टर्मिनोलॉजी देखी, हमने फॉरेनर की टर्मिनोलॉजी देखी, ठीक है, मॉडर्न की, इंडिया ओल्ड की, ये हमने टर्मिनोलॉजीज देख ली थी। दो ही टर्मिनोलॉजी हमने मेनली देखी यहाँ पे, फॉरेनर और हिंदुस्तान। चलिए आगे चलते हैं। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्स। तो भाई हिस्टोरियंस और उनका सोर्स क्या है वो आपको बताना कि भाई हिस्टोरियंस है, उन्होंने बहुत सारी चीजें बता दी, उनका सोर्स क्या है?
कोई ना कोई अगर एविडेंस नहीं होगा तो हाउ वी विल रिकॉग्नाइज देम, whether they exist or not, or it is just a theory based on their assumptions. So now we will discuss what is it they are talking about. Okay, now we will discuss it. So historians use different type of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. तो जो हिस्टोरियंस थे ना, वो कई तरीके के सोर्सेस के टाइप्स थे उनके पास, और उनसे वो जो पास्ट थे उनके बारे में पता लगाते थे, उनकी स्टडी करते थे, उन पे इन्वेस्टिगेशन करते थे। तो हिस्टोरियंस को जितने जितने अलग अलग तरीके के सोर्सेज मिलेंगे वो उन पे स्टडी करेंगे, उनके इन्वेस्टिगेशन करेंगे वेदर इट इज ट्रू और नॉट। तो हर चीज को प्रूव करने के लिए वी नीड इन्वेस्टिगेशन, वेदर इट इज अ क्रिमिनल और अ हिस्टोरियन, everybody needs evidences to prove their facts. Okay, now last year, for example, we can say one example has to be given to understand these things. Like you read about rulers of Gupta dynasty, आप सबने गुप्ता डायनेस्टी के रूल्स पढ़े होंगे, एंड हर्षवर्धन के बारे में भी पढ़ा होगा आप सबने। एग्जाम्पल में अगर हम देख रहे हैं तो इन दिस बुक Gupta dynasty Hर्षवर्धन, we will read about the following 1000 years from roughly 700 to 1750. This type of roughly years we will be doing that. तो ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज के बारे में। तो कई तरीके के सोर्सेज जो हैं उन्होंने यूज करे थे। तो हमारा जो है यहाँ पे ये कंप्लीट होता है पार्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम हमारे नेक्स्ट पार्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।